क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 17 जनवरी का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ, ठीक, और जो भी वो कैब इसमें आएंगी जैसे इंसरेक्शन, कई सारे वर्ड आएंगे, उनको आप लोग को रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, आपका जो है मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग, ठीक। बाकी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो सुर्खियां हैं वो देख लेते हैं। एक तो मुगल हिस्ट्री को वाइट वॉश मतलब अच्छा करके बताया जा रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ में आया, अभी देखेंगे। पोलर वॉर्टेक्स जो है वो स्प्लिट हो रहा है। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है बहुत भयंकर ठंडी होने वाली है, इसकी बात समझेंगे क्या है। लंपी स्किन डिजीज किस में होती है उनके बारे में देखेंगे। सशस्त्र बलों में व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री को अपराध घोषित करने संबंधित दलील की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास यानी कि इसके लिए ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। योजना जो है 3.0 इसका फिर से चालू कर दिया गया है और मतलब पहला दूसरा के बाद में अब तीसरा फेज है ये, ठीक। दूसरा महाअभियोग प्रक्रिया में शामिल होने वाले पहले राष्ट्रपति अमेरिकी कौन से हैं? ट्रम्पू, जिनके बारे में मैंने कल आप लोग को थोड़ा सा बताया भी था, ठीक। तो इस तरीके से आज हमारी सुर्खियां हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का और यूपीएससी का, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का, दोनों के लिए जो है कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ठीक, आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप जिसमें कि आप जितने भी डाउट्स पूछो, कुछ भी, सारा कुछ आपको पर्सनली गाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल जो है आपका ईपीएफओ में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं, ठीक। आपका आपका फुल लेंथ टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, और ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और आप लोग के लिए जो है जेंटल रिमाइंडर है, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, कि आप लोग को एक नोटबुक बनानी है, और ये ज़रूर बनानी है। क्यों? क्योंकि आखिरी में आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा इनका, मतलब बहुत ही ब्रह्मास्त्र की तरह ये साबित हो सकता है। और आपका जो है इसमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू एडिशन आपको बताऊंगा या फिर जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो सब इसमें लिखते चलो। एक ही बुक में सब कुछ होगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा, जनरल स्टडीज़ भी हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, आपको मैप बुक रखनी है, इंडिया की ऑक्सफोर्ड और वर्ल्ड की ओरिएंट ब्लैक स्वान, और सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन ये जरूर करने चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ें। और उसके बाद हमारा जो है 6 बजे सुबह रोज़ जो करंट अफेयर आता है, रोज़ सुबह 6 बजे, इसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्या है, वाई फैक्टर, इंटरलिंकिंग एनालिसिस और इंटरलिंकिंग, ये सारे पे ध्यान देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि कौन कंटेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में क्या न्यूज़ है, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है फैक्ट्स, और फिर वैल्यू एडिशन इफ देयर इज रिक्वायरमेंट, ठीक। जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है कि पाठ्य पुस्तकों में मुगल इतिहास में मुगलों की छवि को साफ सुथरा किया जा रहा है, ऐसा कुछ शिक्षाविद वालों ने, मतलब कुछ एजुकेशनिस्ट लोगों ने कहा है। आप समझना, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है पार्लियामेंट की? पहली बात तो कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि पार्लियामेंट में, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ समझना, ठीक। ये कंटेक्स्ट था। अब पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता है, पार्लियामेंट का सेशन जो होता है उसमें सारी चीज़ों पर डिस्कस करने का डिटेल्ड टाइम चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो मुद्दे स्थायी रूप से होते हैं, मतलब लगातार रहते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं, उन पे स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। दूसरी कुछ टाइम के लिए जो बनाई जाती है उन कमेटीज़ को क्या बोला जाता है? एड हॉक कमेटी बोला जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रोल रखती हैं आपके किस पर, आपके एग्जीक्यूटिव पर, यानी कि कार्यकारिणी पर, यानी कि सरकार पर, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके ये मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन जो है, ये कई सारे जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशनिस्ट जो थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मुगलों को साफ सुथरा करके दिखाया जा रहा है। मुगल्स के लिए जो है, मुगल्स का जो एरा है वो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ले लिया है, जिसके वजह से वैदिक काल और बाकी जो हिंदू किंग्स हैं सब हैं, इनके बारे में जगह बची ही नहीं है, तो हम कहाँ अपने बारे में बताएं, इन लोग के साथ ऐसा क्यों किया गया, वाइट वॉश इनको किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। एनसीईआरटी का जो है वो मतलब फिर से वो कर रहा है, फिर से चेंजेस वेंजेस लाना चाह रहा है, लेकिन वो 2024 तक आएंगे, इसको तेज़ी करो 2022 तक ही करवाया जाए,
ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है, इंडियन कल्चर जो है शुरुआत से वैदिक काल से हर चिल्ड्रन को पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है, देखिए पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं उनको ये चीज़ पता होगा, बाकी लोग को बता देता हूँ। एक अगर आप ऐसे ही चार्ट बनाओ, ठीक, एक बीच में सेंटर हो गया, एक हो गया राइट विंग और ये हो गया लेफ्ट विंग, ठीक। तो अगर आप इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, एक एक चीज़ समझना धीरे से, बहुत ही शांति से, आराम से, इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो राइट विंग जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, जो भी है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ जाओगे, समझदार को इशारा काफ़ी। राइट विंग जो जो होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एफडीआई सब 100% कर दो, ये सब कोई मतलब उनको फॉर इन्वेस्टमेंट आए, बस ये सारी चीज़ें हैं। आपका मतलब एलपीजी प्राइवेटाइजेशन करना है, ठीक, ग्लोबलाइजेशन देना। वहीं जो है आपका लेफ्ट विंग जो होंगे, इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, उनका क्या है कि भैया नहीं, सब कुछ जो है स्टेट करेगा, मोड ऑफ जो भी प्रोडक्शन होना है सारा कुछ जो है स्टेट करेगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होंगी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, कोई ये सब नहीं होगा, ठीक। आपका जो है वर्कर इसमें स्ट्रांग होगा, ठीक, लेबर वाला चीज़ होगी यहाँ पे पूंजीवाद जो पूंजीपति उनका जो है बोलबाला कम रहेगा, ठीक। बाकी अगर आपका इसी तरीके से अगर वैसे देखा जाए सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में, तो राइट विंग वाले बताते हैं कि हम सबसे तेज, हम सबसे बढ़िया रेस हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम जो है आपका, हमारा वॉर हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि वॉर नहीं करेंगे तो हम अपने आप को साबित कैसे करेंगे, हमारे पास ज़्यादा जगह होनी चाहिए रहने के लिए, क्योंकि हम लोग सुपीरियर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर सोसाइटी में, जैसे ये इसका एक एग्जांपल राइट विंग का हो सकता है हिटलर, ठीक। और अगर वहीं लेफ्ट वाले में देखा जाए तो वहाँ पे है कि हर चीज़ सब कुछ जो है सरकार करेगी, सरकार एक होगी, वही चीज़ें बताएगी कि हम सभी लोग आपस में समान हैं, कोई क्लास नहीं है, ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, ना कोई मतलब सब कुछ जो है, सब लेबर हैं, सब लोग, सिर्फ सरकार हम लोग के लिए देख रेख करने के लिए है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपका किसमें, लेफ्ट विंग में होता है। आपका सेंटर में क्या होता है कि जिसका मतलब जो बैलेंस दोनों के बीच में करने करके, जैसे इंडिया में क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्राइवेट भी था पब्लिक भी था, ठीक। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म के बाद में वहाँ से थोड़ा सा जो है हमारा टेल्ट इधर हो गया है राइट विंग की तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये चीज़ आप लोग अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, ये कई लोग को कन्फ्यूज़न होगा लेकिन आज के बाद नहीं होगा, ठीक। तो अब यहीं पे इसमें एजेंडा इन्होंने बताया है कि कई सारे डिस्टॉर्शन करके दिखाया गया है। अब खाली इसमें वही है कि फैक्ट्स, मतलब सिंपल चीज़ें पढ़ने समझ में आ जाए, कौन सा मैंने बता दिया है। इक्वल मतलब प्रोपोर्शनेट तरीके से जो है सबको नहीं, समानुपातिक तरीके से सबको मौका नहीं दिया गया है। अपना जो रोल है ग्रेट व्यूमन, उनको भी हाईलाइट ढंग से नहीं किया गया है, ठीक। आप मतलब स्पेस ज़्यादा मुगल ने ले ली है, हिंदू किंग्स को नहीं बता रहे हो, 200 साल का था इनका ब्रिटिशर्स का रूल, और आपका जो है मुगल्स का जो है पूरा आपने 1000 साल का दिखा रखा है। ऐसा क्यों, बल्कि मुगल्स तो भैया इन्वेडर थे हमारे यहाँ, आक्रमणकारी थे, समझ रहे हो। इन चिल्ड्रंस को जो इंडियन कल्चर वैदिक एरा से दिखाना चाहिए। मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन हैं उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ठीक। मार्क्सिस्ट जो थे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला। अच्छा बताइए, मार्क्सिस्ट क्या चीज़ को, जो ईपीएफओ को लगातार मेरी पेड ग्रुप वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो जरूर बता लेंगे, आज ही कल में मैंने उनको बताया है। मार्क्सिस्ट जो है क्या स्टेट, कौन सी स्टेट बनाना चाहते थे बताइए। अच्छा चलो, कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे कि सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक। यूपीएससी ने इस बार 2020 में मार्क्स और गांधी जी का कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा था। प्रीवियस क्वेश्चन वाला अगर आपको एनालिसिस देखना है तो 2020 में का पूरा एनालिसिस पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, ठीक। आपका एनसीईआरटी को रिविजिट करो, 2024 करेगा, 2022 तक करो, बस ये चीज़ें हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये गुहार लगाई गई कि हायर एजुकेशन के सिलेबस में भी चेंजेस करो, ताकि जो बच्चा 12th तक पढ़ के आए फिर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और वो भी आगे भी चेंज हो सके। ये वाला पहला था आपका, ठीक। दूसरा देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि पोलर वॉर्टेक्स, मैं अभी बताऊंगा क्या चीज़ होती है, यानी कि ध्रुवीय भंवर, ठीक। ये थ्रेटन कर रही है यूएस, वेस्ट यूरोप, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होने वाली, ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है मेट्रोलॉजिस्ट जो है, मौसम वैज्ञानिक जो है, वही कह रहे हैं कि पोलर वॉर्टेक्स जो है, ध्रुवीय भंवर जो है, ये आपका दो हिस्सों में बट रहा है, और उसकी और जो है स्वर्ल हो रहा है साउथ वर्ल्ड, ठीक, साउथ में ये बढ़ रहा है, ठीक। मान लीजिए ये आपका ध्रुव है, तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है,
ठीक, जैसे आपका ये गोलाकार अगर आप ऐसे देखो तो यूं होता है ना, ये पोलर वोर्टेक्स है ऊपर, तो ये क्या है, साउथवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, तो ये अब और दो में स्प्लिट हो जा रहा है। इससे सिंपल मीनिंग का एप्लीकेशन क्या है कि यूएस और इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा जो है ठंड बढ़ने वाली है। ऐसा पिछली बार 2014 में हुआ था। अब एक चीज़ समझो, अब इसको ऊपर से देखोगे आप तो ये जो है, ये मतलब ये अगर आप ये देखिए, इक्वेटर है, ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर है। ठीक, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। देखिए, ये आपका जो है, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, आपकी इक्वेटर, और ये जो है पोलर एरिया है। ठीक, आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं, और ये आपका अंटार्कटिक सर्किल, ये आपका जो है सदर्न पोलर एरिया है। ठीक, इस पे क्या होता है कि अगर आप इसको ज़मीन पे ऐसे देखोगे, आपने पढ़ा भी होगा कि ये पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका जो है 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक, ये हेडलेस हल होता है। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी लो प्रेशर होता है, तो ऊपर से ऐसे हवा ऊपर उठती है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, समझना ढंग से। ये हेडलेस सेल है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका जो है हाई प्रेशर है। हमेशा जो विंड का मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, लेकिन लो प्रेशर जैसे जैसे ऊपर कन्वेक्शन होके जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर अगर नीचे है तो ऊपर हाई प्रेशर होगा, और अगर हाई प्रेशर है तो इसके ऊपर एल प्रेशर, ये लो प्रेशर होगा। ये बात ध्यान रख लो कि ये थंब रूल है। अच्छा, लो प्रेशर क्यों है कि हवा का दबाव कम है ज़मीन पे, तो ज़मीन पर लो प्रेशर है, तो इसलिए लो प्रेशर बोलते हैं। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसको पूरा एक बार चाहो तो रिपीट करके समझ लेना, ज्योग्राफी में सारी चीज़ आसान हो जाएंगी। ठीक, अब ये जब ऐसे जाता है तो ये इस तरह मूव कर जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हमेशा विंड मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ, और ये आपका जो है धीरे 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 सबसाइड होता रहता है। इसी तरीके से यहाँ से भी देखिए विंड आ रही है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है। लो प्रेशर इसलिए क्योंकि यहाँ के परिपे अगर रिलेटिवली जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ पे भी ऊपर उठ रही है, और ये देखिए ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ से सबसाइड होके ऐसे आ रही है नीचे साइड में, ये ऊपर उठ रही थी। ठीक, इसी तरीके से हाई प्रेशर यहाँ पर है तो लो प्रेशर ऊपर है। अब समझना कि आपका जो है यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है सब ऊपर उठ रहे हैं। ठीक, यहाँ से जो है सब आपका हाई प्रेशर यहाँ पे था, लो प्रेशर यहाँ पे, तो ये इधर हवा जा रही है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे नीचे आ रही है। ठीक, तो ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, और ये यहाँ पे हो गया आपका काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये इसको ट्राई मेरिडियनल भी बोलते हैं, ट्राई सेलुलर और मेरिडियनल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हेडलेस सेल होता है, ये फेरल सेल होता है, ये पोलर सेल होता है। ठीक, अब समझना यहाँ पे, जब भी ये सन है मान लो, तो क्या होता है, जब विंटर सीजन होता है तो सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, तो ये सारे जो हैं ये खिसक जाते हैं, ये सारे जो है नीचे सदर्न वर्ड खिसक जाते हैं। तो ये जो पोलर वोर्टेक्स बड़ा बना हुआ है, इसमें क्या है कि नीचे तो लो प्रेशर है। ठीक, लेकिन आपका जो ऊपर वाली जो है, मतलब ये समझ लीजिए ये आपकी ज़मीन है, इसके ऊपर जो एरिया है, ठीक, ऊपर जैसे नीचे लो प्रेशर है तो उसके ऊपर जो अपर एयर जो है वो हाई प्रेशर वाली है। इस हाई प्रेशर को ही हम पोलर वोर्टेक्स बोलते हैं, जो कि जो ठंडी हवा है उसको बाहर निकलने से कंट्रोल करती है। ठीक, वहाँ पे इसको अंदर ही बांधे रहती है, ये वाली चीज़ है। लेकिन अब क्या है कि जब ये विंटर में होती, समर में भी है, लेकिन विंटर में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती। क्यों? क्योंकि सन जो है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है ऐसे, तो सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, तो ये सारी जो पोलर वोर्टेक्स है वो जो आपका है नीचे की तरफ, यानी कि सदर्न की तरफ जो है मूव करने लगता है। तो उसकी वजह से अब इस समय क्या हो रहा है, और ये अपर एयर है, ये समझना, ये ज़मीन हो गई, ये ऊपर अपर एयर को कहते हैं, और ये जेट स्ट्रीम्स के थ्रू ये चलता है, जेट स्ट्रीम्स के थ्रू। ठीक, जेट स्ट्रीम भी क्या है, अपर एयर विंड्स हैं, और ये पोलर जेट जो होते हैं ये इसको बांधे रहते हैं, और यही जो है अभी जो स्प्लिट हो रहा है, जिसकी वजह से यूएस और यूरोपियन यूनियन और इधर यूरोपियन कंट्रीज इन सब पे ठंडी बढ़ने वाली है। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट जरूरी था, बिल्कुल बेसिक समझाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा। इसको चाहो तो आप लोग फिर से रिपीट करके सुन सकते हो। 4-5 मिनट जो हैं ये आपके ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं, एग्जामिनेशन में एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, अब तो पोलर वोर्टेक्स क्या है, लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर है एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द अर्थ, सारे दोनों ही पोल पे होता है, ये एग्जिस्ट करता है पोल पे, समर में भी होता है, लेकिन स्ट्रेंथ होता है कब, विंटर में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ये काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है एयर का। ठीक, जब मतलब ऐसे घूम रही है ये पोलर एरियाज पे और नियर द पोल्स। ठीक,
इम्प्लीकेशन निहितार्थ जो इनका क्या है कि ये लो स्टेबिलिटी लूज कर देता है जब भी, तो आपका जो है स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होगा तो भैया सीधी सी बात है, यूएस यूरोप में ज़्यादा ठंडी होगी जो पहले होगी, बता दिया आपको। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रहा है, यूएस के ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसे डिसरप्टेड पोलर वॉर्टेक्स जो है अभी 2021 में बन चुका है, और ये ऑनसेट ऑफ मतलब काफ़ी हार्श विंटर होने वाला है। इफेक्ट क्या है पोलर विंटर का कि वहीं सडन और डिलेड इफेक्ट हो सकते हैं, स्प्लिट अगर कभी भी हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक। मतलब तुरंत भी ये दिख सकता है, देर से भी दिख सकता है। डिक्लाइनिंग टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम विंटर होगा, ये बात बिल्कुल जरूर होना है इनका, ठीक। और ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने अपने एटमॉस्फेयर वायुमंडल को देखा होगा, तो सबसे पहले कौन सा एरिया होता है एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फियर होता है। फिर आपका कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर। फिर होता है मेसोस्फियर। फिर होता है एक्सोस्फियर। ऐसे ही होता है ना, ठीक। इसका एक डायग्राम बना बना लेना आप लोग। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में भी अगर वार्मिंग हो रही है, क्योंकि अपर एयर विंड को ही तो पोलर वोर्टेक्स में हम लोग जोड़ रहे हैं, तब भी क्या है कि आपका ठंडक बढ़ जाती है यूएस और इन सब में, ठीक। ये सिंपल सी बात यहाँ बताइए, जब भी सडन आपका स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होगी तो वार्म हो जाएगा आर्कटिक भी, और उसकी वजह से जो है, बट ऑल्सो ट्रोपोस्फियर रिवॉर्म हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो विंटर वेदर है वो सीवियर हो जाता है, ठीक। और आपका मिड लेटीट्यूड्स और ईस्टर्न यूरोप यूएस में जाता है, ये काफ़ी ठंडी हो जाती है, ये मेन चीज़ है। ऐसा अब कोल्ड एयर नॉर्मली डिसेंड्स डाउन फ्रॉम द आर्कटिक, बट कुछ कारणवश जो है ये स्टेड रहा आपका नॉर्थ पोल के आसपास। किस सीज़न में? 2019 और 20 में। सिंपल सी चीज़ है, ठंडी बढ़ने वाली है यूएस में। जो लोग भी आपके अगर कोई परिजन रहते हो तो उनको बता दीजिए, तो बहुत भयंकर ठंडी होने वाली है, काफ़ी बर्फबारी होगी, ठीक है। उसकी वजह से अब देखो ठंडी हो रही है, क्लाइमेट से जो है सब कुछ, ये भी इकोनॉमी भी रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो आपका देखो प्राइस ऑफ गैस, अब गैस क्या मतलब? गैस का मतलब ये नहीं है सिर्फ, जैसे कि आपका पेट्रोल वेट्रोल इन सबको भी गैस बोला जाता है यूएस में। तो स्पेन में, एशिया में एलएनजी नेचुरल गैस जो इनके दाम बढ़ गए हैं। कोविड-19 तो पहले से था ही, और ये एक नया आ गया, और ठीक। पोलर वॉर्टेक्स है ये, अपर लेवल, देखो यहाँ पे बताया, अपर लेवल का आपका साइक्लोन है, ठीक। और ये दोनों ही अर्थ के पोल पे होता है, ये हमेशा रहता है लेकिन विंटर में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक। ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं इनके थ्रू चलता है, ठीक। ये कहाँ पे नहीं, मतलब पोलर वॉर्टेक्स क्या नहीं है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अर्थ के सरफेस पे नहीं होता है, बल्कि अपर एयर एटमॉस्फेयर में होता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़। ये जो है आपका विजुअली ऑब्जर्व लाइक, ये टॉर्नेडो की तरह आपको नहीं दिखेगा, ये आपको फनल, क्लाउड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की तरह नहीं दिखेगा। ये अपर एयर का जो है एटमॉस्फेयर का जो है फिनोमिनन है, ये आपको धीरे धीरे जो है आपका दिखता रहे, मतलब चलता रहता है। ये डेंजरस इटसेल्फ, ये खुद डेंजरस नहीं होता, लेकिन कोल्ड वोल्ड बहुत ज़्यादा होता है तो उससे ह्यूमंस को खतरा हो सकता है। अब देखिए अगला जो जीएस पेपर 2 में जो हमारा ये टॉपिक है, लंपी स्किन डिजीज, ठीक। ये क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडिया के जो बोवाइन है, जो मवेशिया या फिर गोवंशीय जो प्रजातियां हैं, उनमें जो है आपकी ये डिजीज़ वायरल वाली डिजीज़ हो जाती है, मच्छर से, टिक्स से, और जो है फ्लाइज से ये फैलती है। और ये धीरे धीरे मतलब एक लंपी स्किन बनेगी, और उसके बाद ये घाव बन जाती है। ये पूरी पहले तो अफ्रीका में थी, लेकिन अभी ये जो है मतलब 2019 से देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में फैल गई है। इंडिया में भी आ गई। इंडिया में 16 महीनों में 15 स्टेट्स, और ज़्यादातर अभी मैं आप दिखाऊंगा, ज़्यादातर जो सदर्न स्टेट्स हैं आपके, उसमें ये फैली हुई है। हरियाणा में खाली वहाँ पे है, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी मवेशी और ये सब जाती रहती हैं, ट्रेड होता है बहुत अच्छा, तो इसलिए हरियाणा खाली नदन में है। बाकी अभी तक जो है आज की न्यूज़ में तक जब तक ये लिखा गया है तब तक जो है आपका ये सदर्न इंडिया में है, ठीक। तो ये साइड इसमें थी। अब देख लेते हैं कुछ और फैक्ट जो बचे हों। देखिए ये इन्फेक्शन है कैटल और वाटर बफेलो का, मवेशियों का और इनका, और इसको जो है पॉक्स वायरस करता है, ये ध्यान रखना। पॉक्स वायरस जो है ये शीप वायरस, गोट वायरस, मतलब शीप पॉक्स वाला, आप समझ गए हो किस में होगा। ये एक जीनस होती है कैपरी पॉक्स वायरस, उसमें से है। सिम्टम इसके वही हैं कि जल्दी मतलब मर भी सकते हैं, धीरे धीरे निकलता है, फिर कई जगह हो जाता है, सर पे हो जाएगा, नेक पे, लिम्स, अडर और ये जेनिटल्स पे भी हो सकता है, डीप वुंड बन जाएगा। ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप लोग को नोट्स बनाने हैं आज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे ध्यान दिया करो। प्रशासनिक अधिकारी आप बनने वाले हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक, वेक्टर जो है इसके, वेक्टर मतलब कि जो वायरस को लेके ट्रांसफर करता है। अगर वेक्टर आए ना समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, मतलब जो ये डिजीज़ फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जो भी हैं, उनका कैरियर है, मतलब ये समझ लो कि उनका अमेज़न है या फिर फ्लिपकार्ट है या बड़ा या फिर कोई भी, मतलब उसको उठा के ले के जाके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा। तो वो कौन से हैं? खून चूसने वाले इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स, ये सब इनके सलाइवा और कंटेमिनेटेड वाटर, फूड इन सब में होता है, जाके छोड़ देता है और ये घाव बन जाता है। ट्रीटमेंट जो है, नो ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर द डिजीज़ राइट नाउ। और ये पहली बार इंडिया में अभी रिपोर्ट किया गया, लेकिन 16 महीने में 15 जो है स्टेट तक पहुंच गया है। हिस्टोरिकली तो अफ्रीका में था, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। इसकी जो है कई सारे, अब टर्की, ग्रीस, आप देख रहे हो, बाल्कन कॉकस कंट्रीज़ जो हैं। बाल्कन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं बताओ? जो आपकी रश यूएसएसआर से टूट के जो है बनी है इधर की, आपका जहाँ मेडिटेरियन सी से जुड़ी हुई, ठीक, उनको बाल्कन बोला जाता है। ऑटोमन एम्पायर, और चलो जो वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड वॉर 1 जो था उससे पहले बाल्कन वॉर्स हुए थे, और वॉर से की वजह से ही जो है बाद में फिर वर्ल्ड वॉर को एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में जो है एक तरीके से इसमें फ्यूल का काम किया था। बाल्कन कंट्रीज़ को आप लोग को जो है मैप में एक बार देखना आज, ठीक। और ये बांग्लादेश तक पहुंच गया, और जो है इसकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आई है फाओ की, इसने बताया है कि अब ये चाइना, इंडिया, ताइवान, नेपाल, ये भूटान, सॉरी, वियतनाम, हांगकांग तक भी पहुंच गया है। इंडिया जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट 303 मिलियन हेड्स हैं कैटल के, वहाँ पे ये 15 स्टेट में पहुंच गया, ये चीज़ है, ठीक। ये रहा इसका मैप, इसमें सिंपल ही दिखाया गया, देखिए आपको, ये ऐसे हरियाणा, नॉर्दर्न में हरियाणा में पहुंचा है, बस सिंपल चीज़ यहाँ पे यही है बस, ठीक। 2019 में इसका आउटब्रेक चालू हुआ था, मतलब जानवरों के लिए भी दिक्कत है, कोविड के लिए हम लोग तो जूझ ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया, सशस्त्र बलों में व्यभिचार यानी कि अडल्ट्री को अपराध घोषित करने संबंधित दलील की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई। अब समझ लो कि केस क्या है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है सेंटर गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट गई है, उन्होंने कहा है कि भैया जो तुमने, यानी सुप्रीम कोर्ट जी, आपने 2018 में ये कहा था कि आईपीसी, ध्यान से सुनना, आईपीसी की धारा 497 यानी 497 और सीआरपीसी की धारा 198, इसके अंतर्गत आपने कहा था कि एडल्ट्री जो है वो आपका जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। और ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, डीक्रिमिनलाइज्ड है, ये ऐसे आप कह सकते हो, डीक्रिमिनलाइज्ड है, ठीक। लेकिन ये डीक्रिमिनलाइज्ड है, उसके कारण क्या है वो अब आप लोग उसके लिए अलग से आप जो है उसको देख सकते हैं। सिंपल ये है कि इसमें जो तर्क दिया गया था बता देता हूँ कि पहले तो ये था कि मान लीजिए पति पत्नी, और वो पति पत्नी भी पत्नी पी हो गया है, और वो जो है, तो अब इसमें जो फीमेल है, मेल, तो पहले ये था कि जैसे इन दोनों का चक्कर हो गया, जो इनका फीमेल है, इनका अगर मान लो बीएफ है कोई, बॉयफ्रेंड, ठीक, तो उसको पति को पता चला, तो उसने जो है ये इसको तो ये दोनों मतलब डिवोर्स वॉर्स तो दे ही सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इनके ऊपर केस कर सकते हैं एडल्ट्री का 497 के अंतर्गत, ठीक। किसके ऊपर? जो बॉयफ्रेंड है, मेल बेल को वो कर सकता है। लेकिन इस वाले जो है आईपीसी की धारा में ये कहीं भी नहीं था कि मान लीजिए पति की कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक, तो उस गर्लफ्रेंड के ऊपर पत्नी जो है जाकर केस नहीं कर सकती है, तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसीलिए इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 और 18 सॉरी 14 राइट टू इक्वलिटी जो है उसके वो नहीं है। अब 14 वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, उस समय सीजीआई थे दीपक मिश्रा से कई लोग, उन्होंने ये भी कहा कि भाई व्यूमन को आप जो है शादी के बंधन में बांध रहे हो। देखो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बता रहा हूँ मैं, कि व्यूमन को आपने अगर शादी कर ली उसने, तो उसका जो है कंसेंशुअल सेक्स करने से आप उसको नहीं रोक सकते हो। वो अपना जो है अपने कंसेंट से किसी और के साथ संबंध बना सकती हैं, ये वाली बात थी। तो ये आर्टिकल नंबर 21 का यहाँ पे ये था कि उनकी राइट टू लाइफ एंड डिग्निफाइड लाइफ जो है करने का खुद का अधिकार का, ये सारी बात थी, ठीक। तो उस चक्कर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बता दी। लेकिन अब सेंटर क्या, पूरा केस समझ में आ गया ना? तो अब 2018 वाला केस था ये। अच्छा, केस का नाम चलिए सब छोड़िए, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही कि भैया ये चीज़ें आर्म्ड फोर्सेस में
आर्मी में मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इसमें आप लागू मत करो। ठीक, इनमें अभी भी एडल्ट्री जो है वो आपकी क्या रहेगी, रहनी चाहिए, जो है आपकी क्रिमिनलाइज रहनी चाहिए। इसके कई सारे उन्होंने तर्क दिए, वो मैं यहाँ पे आपको समेट के बता दे रहा हूँ एक साथ। वो तर्क ये हैं कि आर्म्ड फोर्सेस एक आपका डिस्टिंक्ट वर्ग है, मतलब विशिष्ट वर्ग है, अलग वर्ग है। और आर्टिकल, अब समझिएगा, पॉलिटिकल से पूरा पॉलिटिक्स जोड़ के बता रहा हूँ। आर्टिकल 33 में ये कहा भी गया है कि पार्लियामेंट चेंजेस ला सकता है आपका, जो है मिलिट्री मतलब आर्म फोर्सेस को किस तरीके से काम करना है, सारी चीज़ों से। ठीक, आर्टिकल 34 किससे रिलेटेड है, आप लोग जो है जो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, तो इसमें ये कहा है कि डिस्टिंक्ट वर्ग है। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर जो मर्द लोग हैं या फिर जो भी हैं वो घर के बाहर काम कर, बॉर्डर पे रहते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो उनको हर समय तो डिलेमा, मतलब दिमाग में यही सब चला रहेगा। और ये भी कहा गया कि कई लोग तो इसको जो है इस वाले केस को आड़ में लेकर जो है ये सब जो है उसको इस मतलब कर रहे हैं, सब चीज़ें एडल्ट्री कर रहे हैं एक तरीके से, और कह रहे हैं भैया हमको तो अधिकार है। समझ रहे हो? तो कई जगह जो है मतलब वो आपस में तो डिवोर्स वोर्स तो कर सकते हैं, वो एक सिविल मैटर है। लेकिन जो है इसमें, अच्छा यहाँ पे इसमें केस में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल मैटर है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको क्रिमिनल मैटर ही यहाँ पे इनमें रहने दो, आर्म फोर्सेस में, ये वाली बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पे करते हुए अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भैया जो पिछला वाला 2018 वाला केस था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि 5 जजेस, मिनिमम 5 जजेस वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होते हैं। 2018 वाले केस में 5 जज थे। तो 5 जज होने की वजह से अभी जो ये तुम सुनवाई करने के लिए लाए थे, 3 जज हैं, तो अब हम आपको भेज रहे हैं कि ये 5 जजेस के लिए चला जाए। इसके लिए हम किसको बोल रहे हैं, सीजेआई को बोल रहे हैं कि भैया ये 5 जज वाली बेंच के पास भेजो ये वाला केस, जो ये सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 137। कन्फ्यूज मत होना, रोज 6 बजे देखना ये वाला वीडियो, करंट अफेयर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, चिंता मत करना। ठीक, तो अब इसमें ये कहा गया कि रिव्यू करिए, तो इस वाले केस को सीजीआई के पास भेजा गया कि वो अब जो है 5 जजेस की बेंच बनाए और वो इस पे जो है डिसीजन ले। अच्छा, ये कौन बेंच का एलोकेशन, कौन इस पे बैठेगा, क्या है, ये कौन करता है, सीजीआई करता है। और इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर। ठीक, कितनी सारी चीजें समझ में आई, इंटरलिंकिंग के एक्सरसाइज एक जादू है, जिसको समझ में आता है वो सिलेक्शन लेता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो सिलेक्शन दूसरे को बढ़ा देता है। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक, तो ये वाली देखो सुप्रीम कोर्ट अब सब, अब कुछ नहीं बचा इसमें, सब फैक्ट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीधे आके बोला है कि भैया ये अडल्ट्री इसमें लागू होने दो। और इसमें कलीग की वाइफ और इशू क्या है कि वो वाइफ मतलब इस तरीके के काम कर रही हैं। अनुशासन को भी एक बोला गया है कि ये अनुशासन के खिलाफ है, जो कि आर्मी एक्ट और इन सब में होता है। अगर कलीग की वाइफ कुछ इस तरीके की अडल्ट्री कर रही है तो अनुशासन के खिलाफ है, तो इसलिए भी हम चाहते हैं कि आप उनको कर लें। एक विशिष्ट वर्ग की बात करी गई है। और आपका सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द वद्द कर दिया था 158 वाला, जो साल पुराना है, और यही सब है। आर्टिकल नंबर 21, 14 सीआरपीसी की धारा 98 1 और 2 के खिलाफ है, जिसमें मतलब मैन विद वीमन कमिटेड एडल्ट्री मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 चालू हो गया है। इससे पहले 15 जनवरी को ये मतलब चालू हुआ था आपका पहले, अब 15 जनवरी से ये चालू हो रहा है फिर से थर्ड 3.0। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो है एक कॉरपोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो इम्प्लीमेंट करता है वैसे फाइनली। और उसके बाद इसमें ये है कि न्यू एज, हम स्किल कौन कौन से देंगे, न्यू एज स्किल और कोविड रिलेटेड स्किल, मतलब कौशल किस तरह के, नए युग का और कोविड संबंधित। अच्छा, इसको कहाँ कहाँ पहुँचाया जाएगा, 600 डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाया जाएगा। ठीक, लेकिन कौन कौन सी, कुछ स्टेट नहीं है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ठीक, एक्सेप्ट 4 स्टेट्स है इसमें, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। इसमें चौथा स्टेट कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, और इसमें देखिए और क्या इसके फीचर क्या है कि भैया हमें ट्रेन करने हैं, 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को ट्रेन करना है हमें 1 साल में। 950 करोड़ रुपया दे रहे हैं इसके लिए, समझ में आया। और उसके बाद जो हम केंद्र बनाएंगे कुछ,
वो 729 होने वाले हैं। 200 नए ITI यानी कि आपका जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, और इसी स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। ठीक, और ये रोबस्ट स्किल्ड प्रोफेशनल मतलब कौशल पेशेवर जो है आपको स्किल्ड वर्कर्स बनाने हैं। एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 ईयर का ये प्लान है आपका। अच्छा, आगे इन्होंने क्या बताया कि अभी तो 1 साल में 1 लाख करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे 5 साल की एक परियोजना है, मतलब एक तरीके से इसमें 1.5 करोड़ यूथ को स्किल करना चाहते हैं। अभी 1 साल में 1 लाख, और आगे के 4 साल में 1.5 करोड़, मतलब टोटल पूरे 5 साल में। तो ये 2015 में चालू हुई थी, फ्लैगशिप स्कीम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की, जिसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करता है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया कौशल सबको, यूथ को बढ़िया से इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल दो, ताकि उनका आजीविका बढ़िया हो सके। ठीक, कौशल ऐसा दो प्रशिक्षण कि आजीविका अच्छी हो सके। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस जिसके पास भी है उसको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग दी जाती है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये प्रायर लर्निंग क्या है? मान लीजिए कोई बंदा जो है, जो वो बिजली काम करता था, ठीक, इलेक्ट्रिसिटीज काम करता था, उसके फादर भी इलेक्ट्रिशियन थे या जो थे, उसको भी काम सिखा दिया। अब उसके बाद लेकिन उसको कोई सर्टिफिकेशन उसके पास नहीं, कोई किसी पास जाएगा तो कैसे वो क्या दिखाएगा कि है, या तो बिजली का तार थोड़ा ना जोड़ने लगा एकदम से। तो उसको ये उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ITI में आके सीखना चाहते हो, तो हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हें इसको ये पहले से आता है तुमको। ठीक, तो ये ही को इसी को जो है पैरालेलिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें देखना कि भैया, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं। और UPSC जो है अपने करंट सिलेबस में क्या लिखता है कि करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अब ये वाला जो है UPSC ने अपने प्रीलिम्स में पूछा भी था। ठीक, अब यही सब है कि सक्सेसफुल रहा है 1 और 2, 2005, 16, 16 से 20 चला है, और पूरे हर ज्योग्राफी में हर जगह पहुंच गया है, और हर जगह वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस जो गवर्नमेंट के और भी जो स्कीम्स हैं, बड़े बड़े मिशन हैं, उनसे अलाइंड हम लोग स्किल्स दे रहे हैं, ये एक चीज़ होने वाली है वहाँ पे बात। ठीक, अब देखिए, बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ आ गई है कि ट्रम्पू जो है हमारा US वाला, उसको ये पहले प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट US की हिस्ट्री में बन गए जो एक अपने कार्यकाल में, टर्म में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। अच्छा, आप लोग से एक मतलब आप लोग एक चीज़ बता देता हूँ, इम्पीचमेंट और रिमूवल में फ़र्क होता है। ठीक, इम्पीचमेंट और रिमूवल में फ़र्क होता है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का हमेशा इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल नहीं होता, चाहे भारत में हो चाहे आपका US में हो। ठीक, इम्पीचमेंट क्यों वर्ड यूज़ किया जाता है कि इसमें ये एक मतलब प्रेसिडेंट को निकालने हटाने का एक जो प्रोसेस है वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। बहुत ध्यान से समझना, कहीं पे भी आप ढूंढोगे मीनिंग जल्दी नहीं समझ में आएगा, एकदम बता रहा हूँ जो, इसको ध्यान में रख लेना। एक इम्पीचमेंट जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। जैसे जो आपका जैसे संसद है हमारे यहाँ, वैसे उनके यहाँ जो है सेनेट है, वो लोग जो है, सेनेट है आपका, हाउस और रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग जो उनका संसद है मतलब कांग्रेस वाला, वो एक काम करता है इनको इम्पीच करने के लिए, जो है वहाँ पे वोटिंग वोटिंग होती है, वैसे ही जैसे लॉ बनाती है। तो जब इस तरीके से इम्पीचमेंट हो मतलब रिमूवल होता है, तो उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट के लिए हमेशा इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप को जो हिस्ट्री में हो गया 2 बार निकाले आ चुके हैं, एक बार ये पहले भी निकाले गए थे। अच्छा, काफ़ी कठिन, आज तक कभी भी US से इम्पीचमेंट तो हुआ है। अब देखो, जो उनका लोकसभा है यानी कि हाउस और रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा ऐसे समझते हैं, देखो कांग्रेस हो गया उनके यहाँ, कांग्रेस में हाउस, लोअर हाउस जो है वो कौन है लोकसभा की तरह वाला? HOR यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और बड़ा अपर हाउस कौन सा है राज्यसभा की तरह वाला? वो है सेनेट। समझना ध्यान से, पहले ये कुछ चीज़ें हुई, कुछ प्रपोजल आए कि भैया इन्होंने ये चीज़ गलत करी है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, इंडिया में क्या होता है प्रेसिडेंट को निकालने के लिए? सिर्फ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कुछ उन्होंने वो किया है, उल्लंघन किया है। लेकिन यहाँ पे US में कई सारे हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल वाला ही कुछ किया हो, सिविल मैटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। यहाँ के पे केस में क्या था कि इन्होंने इंसाइटमेंट टू इंसरेक्शन मतलब विद्रोह करने की कोशिश करी थी। ये इंसरेक्शन जो है EPFO के लिए वर्ड है, काफ़ी अच्छा है, इसका सिनोनिम एंटोनिम सब देखिएगा।
तो इसलिए इनको निकाल फिर से इम्पीचमेंट किया गया। समझना, जो ये प्रपोजल आया इसको देख के जो है हाउस में गया, लोअर हाउस में। लोअर हाउस खाली ये बता इम्पीच करता है, समझना, लोअर हाउस इम्पीच करता है, इम्पीचमेंट हो गया है ना, और ये कहेगा कि हाँ इसने पाया कि वाकई में हाँ कैपिटॉल में इन्होंने ये सब ये विद्रोह के लिए इंसाइट किया, लोगों ने किया है, तो हम इम्पीच कर देता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसके बाद सुनवाई या फिर ट्रायल कहाँ पे होता है? सेनेट में होता है। और सेनेट में मैंने आप लोग कल भी बताया था 2/3 जो अगर वोट से वहाँ पे अगर हो जाएगी तो फिर फाइनली प्रेसिडेंट को अपनी सीट से हटना पड़ता है, जो कि आज तक यूएसए में कभी हुआ ही नहीं है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने कौन सा आपको बता दिया। अब खाली फैक्ट्स रह जाते हैं, एक बार ढंग से सुन लो, फिर इसके बाद जो है अपना एक बार उसको जो है पढ़ भी लेना, फिर ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर जो है इसी वीडियो को दोबारा 1.25, फिर उसके बाद तिबारा 1.5x, चौबारा 1.75x पे 1.575x पे देख सकते हो। अगर पांचवी बार करना है तो 2x पे देख लेना। ये मतलब तरीका है, इससे जल्दी हो जाता है। सेनेट ने, और ये अब सोल पावर ऑफ इम्पीचमेंट तो लोअर हाउस के पास है, लेकिन सेनेट के पास में क्या है कि इम्पीचमेंट का ट्रायल जो है वो आपका सेनेट करेगा। सेनेट में ये हो नहीं पाएगा, इनका देखना, सेनेट में नहीं हो पाएगा, तो ये भी बच जाएगा कि फाइनली जो है खदेड़ा जाता है अगर वहाँ से, तो बहुत मज़ा आता। ठीक, चीफ जस्टिस बैठते हैं इस पे, यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रिसाइड पीठासीन अधिकारी होते हैं जब सेनेट में इम्पीचमेंट चलता है। ठीक, आप लोग के लिए देखिए आज जो टास्क है पेड ग्रुप में, और बाकी लोग भी अपना नोटबुक में कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आपका इंडिया वर्सेस जो है आपका यूएसए का करना है, कंपैरिजन पूछ सकता है। ठीक, तो ग्राउंड्स का इम्पीचमेंट क्या है? ट्रेजन, ब्राइबरी, अदर हाई क्राइम्स या फिर मिस डेमन्योर्स। ठीक, देशद्रोह, रिश्वतखोरी अथवा गंभीर अपराध और दुराचार के आरोपों से। दुराचार तो ये बहुत तगड़ा था, ये पता नहीं क्यों अभी तक बचा रहा। ठीक, और ये एनकम्पास मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोक रहा था, हिस्टोरिकली इन सब के भी जोड़ा जाता था। और इसमें ये बता रहा है कि ये अब्यूज़ ऑफ हाई, मतलब यहाँ पे यूएस में क्या चीज़ है कि आप अब्यूज़ कर रहे हो, जो भी हाई लेवल ऑफ पब्लिक ऑफिस पे आप बैठे हुए उसकी पावर को अब्यूज़ कर रहे हो। जैसे एक वो है ना कि एब्सोल्यूट पावर, मतलब पावर करप्ट्स। ये अब ये 2014 का मुझे याद है मेंस में एसए का टॉपिक था, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। या फिर ये टॉपिक ये था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके की ये सब कोड्स याद कर लेना, या मतलब इनकी मीनिंग आपको मेटाफोरिकल पूरे उसका मतलब कोड का क्या मतलब है वो पूरा मेटाफोरिकल मीनिंग आपको आना चाहिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। अच्छा, इसकी तैयारी करने के लिए क्या है कि एसए के लिए आपको क्या करना है कि जो GS4 में आप जो भी टॉपिक पढ़ो उस पर कोड्स तैयार करते रहो, उन्हीं कोड्स का जवाब मीनिंग भी, क्योंकि एसए के ये एथिक्स वाले पेपर में भी कोड से भी तो क्वेश्चन पूछ लेता ना, बताओ आप इसको इससे क्या समझते हो। तो जब आप यहाँ पे इसकी तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है उससे कुछ ऐसे में फंस जाए वहाँ पर, और फिर आप आराम से कर लोगे, दो ही तो लिखने हैं। ठीक, तो ये सब स्मार्ट स्टडी होती है, गाइडेंस इसके लिए बहुत जरूरी, नहीं तो आप गुमराह होते रहोगे इधर से उधर। तो ये कह रहे हैं कि हाई जब भी ऐसे पावर को अब्यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है निकल आ सकता है। इससे पहले प्रेसिडेंट यूएसए के ट्रंप, और उससे पहले बिल क्लिंटन 98 में और एंड्रयू जॉनसन 1868 में हो चुके थे एक एक बार इम्पीच, लेकिन ट्रंपूस 2 बार हो गया है, ये वाली बात है। लेकिन आज तक कोई भी रिमूव्ड नहीं हुआ है फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट, ये वाली चीज़ है। इंडिया में क्या है कि वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे हटाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। अब देखो, इम्पीचमेंट का जो इनिशिएशन होता है वो किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में भी वो चालू आप कर सकते हो, राज्यसभा में कर सकते हो। इसके पूरे प्रोसेस को आप लोग को क्या करना है कि लिख के आज जो है अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। ठीक, और बाकी पेड ग्रुप में आप लोग इवेल्युएट करा लीजिएगा। ठीक, तो कैसे पेड ग्रुप में इवेल्युएट होता है ये आज वीडियो आज या कल में आ जाएगा आप लोग के पास, वो जरूर देख लीजिएगा, तो उससे आप लोग पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इम्पीच कर देता है फ्लोर टेस्ट में, उसके बाद ट्रायल चलता है सेनेट पे। तो आखिरी में हम लोग का पहुंच गए हम लोग अपने फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। इसमें इंडियन आर्मी डे से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आप लोग बताना ट्रू कौन कौन सा। आर्मी डे 12 जनवरी को मनाया जाता है जवान और इंडियन आर्मी के जो है उनकी याद में। ठीक, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है, 15 जनवरी होता है। और इसके साथ ही ये 73rd आर्मी डे बना रहे हैं। ये क्यों हुआ था ये जानना जरूरी है। ये याद करने के लिए होता है कि जो जनरल
आपके के एम करियप्पा थे, ये फील्ड मार्शल बने। भारत में सिर्फ दो ही फील्ड मार्शल रहे हैं, एक तो आपका जनरल के एम करियप्पा और दूसरे कौन थे, मानेक शॉ। ठीक, मानेक शॉ। मानेक शॉ जो है बांग्लादेश वाले वॉर में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इनकी भूमिका थी सीरियसली। तो फील्ड मार्शल ये दो ही हुए। अच्छा, फील्ड मार्शल जो है भारत में कोई वैसे पोस्ट नहीं है, एक बात समझ लेना। कभी पूछ ले कि बताइए हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है, और आप वहाँ पे ऑप्शन मान लो फील्ड मार्शल दे रखा, वही मार्क करके आ गए। मतलब वैसे अगर पूछा जाए कि मतलब लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से कौन सी, तो फील्ड मार्शल एज सच इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। ठीक, ये यूएसए में ये टर्मिनोलॉजी यूज करती चलती है। इंडिया में दो लोग को डेजिग्नेट इस नाम से किया गया था, के एम करियप्पा और मानेक शॉ को। ठीक, और इन्होंने जो है आपके जो लास्ट आर्मी जनरल कमांड ऑफ आर्मी थे, जनरल सर FRR बुचर, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1941 में, उनसे जो है कैरी ओवर मतलब ले लिया था, टुक ओवर कर लिया था इंडिया की तरफ से के एम करियप्पा जी ने। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें, बाकी सब दोनों स्टेटमेंट सही थे, बस पहला वाला 15 जनवरी होगा। जिन्होंने अपनी लाइफ मतलब आर्मी में इसलिए बनाते हैं भाई, आर्मी लोग का बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल सल्यूट है दिल से उन लोगों के लिए। और उनके वैलियंट जो उनका जो बहादुरी है और प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। सही बात है, हम लोग कुछ भी सोचते रहते हैं यार कैसे पैसा कमाएं, कैसे क्या करें, और सोल्जर जो है हमारे बहादुर सोल्जर बॉर्डर पर खड़े होकर सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हम दुश्मनों को निस्तनाबूद कर सके। देखिए आगे वाला जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, कि आपका बहुत ये वाला टॉपिक मज़ा आ गया मुझे यार, मतलब सच्ची में, कि 9 mm की मशीन पिस्टल बनाई गई है यार। बहुत ही सुंदर है, इसको अगर आप देख लो ना इसकी फोटो, मतलब इतनी अच्छी लग रही है ना, इसके सामने कुछ नहीं है। ये भारत में ही खुद बनाई गई है, और वाह यार कितना 9 mm, बहुत ही अच्छा कैलिबर होता है ये 9 mm का। और सिविलियंस के लिए नहीं होता, ये प्रोहिबिटेड बोर होता है, ये सिर्फ आर्मी वाले ही रख सकते हैं। अब देखिए, अब शायद आगे ये अप्रूव हो जाए। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस स्वदेशी जो है 9 mm का मशीन पिस्टल है, जिसको DRDO और इंडियन आर्मी ने बनाया है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा स्टेटमेंट, कि इसका नाम रखा गया है आशमी, बहुत गजब, और प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट और हार्ड वर्क इसका मतलब होता है। और मशीन पिस्टल जो है ये फायर्स इन सर्विस 9 mm एम्यूनेशन, बहुत ताकतवर पिस्टल होता है ये 9 mm, ये कैलिबर बहुत ताकतवर है। और ये स्पोर्ट करता है आपका अपर रिसीवर। ठीक, जिस जो कि एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम और लोअर रिसीवर जो है वो कार्बन फाइबर का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यार। मतलब इसको एक बार फोटो जरूर देखना, मज़ा ही आ जाएगा, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया गया, जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी, आप लोग को याद होगा, 10, 11, 12, 13, 14 में से किसी उसमें करंट अफेयर में जो है कवर किया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कुछ आपको टॉपिक अगर अभी बता दूँ तो हो सकता है यहीं से सीधे सीधे फंस जाएंगे इसमें से। जो लोग UPPSC का मेंस दे रहे हैं उनको उनको जरूरी है। देखिए 3D प्रिंटिंग हो गया, 5G हो गया कम्युनिकेशन के उसमें, 5G हो गया आपका ये फाइटर जेट्स में, आपका जो है ब्लॉकचेन पूछ सकता है, ब्लॉकचेन UPSC ने पूछा है इस बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन वाली चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, तो इस पे ज़रा तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं वो भी, और जो लोग मेंस देंगे उनके लिए भी। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है ये सेशन खत्म होता है। कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, जो बताइए आप लोग यार प्लीज़ यार, सब लोग मतलब शेयर लाइक तो करते नहीं हो, इतने लोग देखते हो, आप लोग एक लाइक करने में क्या जाता है यार। मतलब कुछ आप मेरे लिए एक मोटिवेशन आप लोग नहीं कर सकते हो क्या, इतनी मेहनत से मैं काम करता हूँ सारा। तो ये बल्कि मुझे तो ये काम लगता है, मुझे तो मेरा पैशन है, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा उसको इंस्पायर मुझे कर सकते हो, ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो, तो उससे अच्छा ही है ना। तो यार प्लीज़ आज यार तुरंत यार, जैसे देखो तुरंत ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और जो लोग जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे उनका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर 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 लेगा। तो अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर से बता देता हूँ, अब पेड ग्रुप जो है UPSC वाला आपका जो है 31 जनवरी से वैसे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। EPFO का ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC कंप्लीट PDF कंप्लीट पेड ग्रुप है ये, उसमें 13,000 की फीस इसमें यहाँ पे है, इंक्लूडिंग GST। मतलब कुछ बहुत बहुत ही मिनिमम है, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके सामने बहुत ही मिनिमम है। और अगर आप लोग देखो कि हर 1-to-1 गाइडेंस जो हम लोग देते हैं और कोई नहीं देता है, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये और यहाँ पे 5,000 है सिर्फ।
नंबर है 8564880530 9696060608 पे आप लोग कॉल करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।